जो है वो ग्रुप पर मार्क कर दें। और हम बस 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 3 में अब कोई मसला तो नहीं है। मैंने कुछ सवाल रिकॉर्डेड नहीं थे, वो भी रिकॉर्ड करवा दिए थे, तो अब आई होप कि अब आप लोग जो है वो सारे सवाल आराम से कर लोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के कुछ सवाल रिकॉर्डेड नहीं थे, वो भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे। पहले तो आप लोग मुझे बता दो कि चैप्टर नंबर 3 तक में कोई भी 1 2 3 में मसले हैं या नहीं। हमने पहले 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि चैप्टर नंबर 1 2 और 3 अब आप लोगों का सबका क्लियर है। चैप्टर नंबर 1 2 3 में कोई भी मसला नहीं होगा किसी को। एग्जाम्पल्स हैं वो करें यार, एग्जाम्पल्स को बस एक बार रीड कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी ये है कि जितना आप लोगों ने किया है उतना काफ़ी है, उसके आगे सच करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप लोगों ने कर लिया है ना, वो सारी चीज़ें मोर देन इनफ है, जो जो आप लोगों ने अभी तक किया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 2 3 क्लियर है, बट अभी भी टफ लग रहा है। अच्छा भाई, देखो वो तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों की। हाँ, हर चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करो, अभी तो आप लोगों के पास टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है, तो जब आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। आप रिवाइज करो अच्छे से, चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। ये 3 चैप्टर कंपैरेटिवली आपके सिलेबस के आसान वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 2 3 जो हैं वो आपके सिलेबस के कंपैरेटिवली आसान वाले चैप्टर्स होते हैं ये, सही है। अच्छा, अब हमें आगे वाले चैप्टर्स पर चलना है। चैप्टर नंबर 4 जो है इसको हम अभी स्किप करते हैं। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 जो है ना वो पहले करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्किप करेंगे अभी, और चैप्टर नंबर 5 और 6 ये दोनों चैप्टर्स हम करेंगे। और ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों में जो बातें करी जा रही हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है ना। तो हम ये 2 चैप्टर्स अब करने जा रहे हैं। आप लोग अपने रजिस्टर्स में हेडिंग भी डाल दो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 की। और चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो आपके सिलेबस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे सिलेबस के
ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कॉमर्स में हो सकता है कि इस चैप्टर की बेसिक पढ़ी हो, लेकिन जो वहाँ पर पढ़ा था वो तो बिल्कुल ही बेसिक था। यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। अब जो जो आपने वहाँ पर पढ़ा था ना वो सब भूल जाओ, सही है। और यहाँ पर बिल्कुल ही शुरू से 0 से स्टार्ट करो। आप ये समझो कि आपने पढ़ा ही नहीं था, सही है ना। आप बिल्कुल 0 से यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करो, और हम 0 से बिल्कुल चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जो 2 चैप्टर्स है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सही है। चलो जी, देखो चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में पहली जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए ना, वो है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में कुछ ऐसा होता है कि लेट से आपने बैंक में कुछ पैसे 1 जनवरी 2015 वाले दिन जमा करे, मिसाल के तौर पर 100 रुपये, और बैंक ने आपको ये बोला है कि हम इस पर 10% का इंटरेस्ट देंगे। 1 जनवरी 2015 वाले दिन आपने 100 रुपये जमा करे हैं, और बैंक ने ये बोला है कि हम आपको इस पर 10% का इंटरेस्ट देंगे। अब अगर बैंक ने ये बोला हुआ है कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको 100 पर 10%, या 100 क्या 10 रुपया, 100 पर 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सही है। तो 100 का 10% अगर आप देखते हो, 100 का 10% अगर आप देखते हो, तो 100 का 10% कितना होता है। 100 का 10% हो जाता है 10 रुपये। 1 साल बाद बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस, यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन, 31 दिसंबर 2015 वाले दिन आपका बैंक बैलेंस 110 रुपये हो जाएगा, सही है। सही है। अच्छा, उसके बाद वापस से अगली बार क्या होगा, अगली बार दोबारा से 100 पर 10%, यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपके पैसे जो होंगे 31 दिसंबर 2016 वाले दिन 120 हो जाएंगे। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट आपने इनिशियली जमा करी थी, आपने जो अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट करी थी, आपको उसी अमाउंट पर बार बार इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो पहली बार आपको 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला, और अगली बार भी 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप फॉर एग्जांपल इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं और हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं, और इसमें भी 10% का रेट है, ठीक है। तो अगर आप 1 जनवरी 2015 वाले दिन बैंक में इस केस में 100 रुपये रखवाओगे, तो अगेन पहले साल तो आपको 100 पर 10% यानी कि 10 रुपये का ही रिटर्न मिलेगा, और ये पैसे 1 साल बाद 110 हो जाएंगे। किस दिन, साल के आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2015 वाले दिन।
लेकिन अगर अब आप एक और साल ये पैसे बैंक में रहने दोगे तो आपको 110% यानी कि 11 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और मजीद एक साल बाद ये पैसे 121 हो जाएंगे। किस दिन? 31 दिसंबर 2016 वाले दिन। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो आपने पैसे जमा करे होते हैं आपको उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है पहले साल जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो तो जो अमाउंट आपने जमा करी है उस पर मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगले साल जो अमाउंट जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो जो आपकी एक्यूमुलेटेड या जमा हुई भी अमाउंट होती है टोटल, उस पर मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो ये इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बताओ भाई, कोई मसला? सही है, इसको कॉपी करो जरा जल्दी से। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो इसको। सही है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आपने इन दोनों में से अगर लेट से आपको लोन चाहिए तो आप कौन से बैंक से लोन लोगे? अगर आपको लोन लेना हो तो आप कौन से बैंक से लोन लोगे? सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक से या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बैंक से? हाँ, अगर मुझे लोन लेना होगा तो मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक से लोन लूंगा, और अगर मुझे पैसे डिपॉजिट करने होंगे तो कौन सी जगह करूंगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो पैसे आपने जमा करे होते हैं ना, अमूमन उसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल। ठीक है। और जो सम या फ्यूचर वैल्यू होती है उसको एस से डिनोट करते हैं, और जो इंटरेस्ट मिला है उसको आई से डिनोट करते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आर से डिनोट करते हैं, और जो टाइम पीरियड है उसको टी से डिनोट करते हैं। तो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो टी जो है वो यहाँ पर 2 होगा। पी प्रिंसिपल, वो 100 रुपये जो पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे। एस 120 है। एस 120 होने का मतलब ये है कि जो सम है या जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी है? आई, आई का मतलब होता है कि इंटरेस्ट कितना मिला, वो 20 मिला। और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी टाइम पीरियड। ठीक है। एस जो है वो सम है, यानी कि टोटल अमाउंट,
P जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि जो पैसे आपने जमा करे थे, T टाइम पीरियड, यानी कि जितने टाइम के लिए जमा करे थे, ठीक है, और I यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लेट से आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। एक है आपका I इज इक्वल्स टू P R T, और S इज इक्वल्स टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस R T। ठीक है, अगर आपको आई ढूंढना होगा यानी कि कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे P इंटू आर इंटू टी। और अगर S यानी कि सम ढूंढना है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे S इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर टी। दो फॉर्मूले आपके पास, एक है इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने का, और एक है आपका जो फ्यूचर वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करने का। अब मिसाल के तौर पे लेट से हम पहले वाले केस की बात करते हैं, तो अगर हम यूज करते हैं ना I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, यूज करो I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। बताओ क्या आएगा। चलो भाई, कितना आया P इंटू आर इंटू टी, यानी कि P 100 इंटू आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% इंटू टी यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20। I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अगर आप यूज करते हो, तो आपका आंसर जो है वो 20 आ जाए। अच्छा, S यानी कि फ्यूचर वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे P इंटू 1 प्लस R इंटू टी, तो ये कितना आएगा 120। चेक करो सही आंसर आ रहा है या नहीं, चेक करो। सही है भाई। अच्छा, अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, P जो पैसे आपने जमा करे थे, S यानी कि 121, I रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा,
और n नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। इस केस में आपके पास एक फॉर्मूला और सी आई जो है वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कहेंगे, जो कि 21 है यहाँ पर। इस केस में आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n, और दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। S आपको सम बता रहा है। T और n इसलिए चेंज कर दिए ताकि डिफ्रेंसिएशन हो जाए दोनों में। हाँ, n जो है बेटा नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड है ना। यहाँ पे 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी ना। अब देखो ऐसा आप कैलकुलेट करो तो P हो गया 100, 1 प्लस 10% पावर 2, कितना आता है बताओ। ये 1 to 1 आ रहा होगा। और अगर CI कैलकुलेट करता हूँ ना तो 100 और ब्रैकेट में मेरे पास होगा 1 प्लस 10% पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये 21 आ रहा होगा। देखो जरा चेक करो। सही है। जल्दी जल्दी कॉपी करो, चेक करो। 5 मिनट देता हूँ मैं। सही है, 5 मिनट देता हूँ, जल्दी जल्दी करो। सब करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, पहले अच्छे से इसको कॉपी कर लो। सही है भाई। काइंडली म्यूट कर लो अपने आप को, किसी ने अनम्यूट कर दिया।
बेटा म्यूट कर लो, क्या लगवाने की बातें कर रहे हो मोहतशम। वे यार क्या बच्चे होते हैं सबसे। टीका लगवा रहा है क्या ये? चलो म्यूट कर दिया इसको। अच्छा अब बताओ, यहाँ तक कोई मसला है? हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला है तो बता दो। एक सवाल है सर, फर्स्ट फॉर्मूला सम बताएगा और सेकंड इंटरेस्ट कितना मिला वो बताएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ तुमने देखा तो नहीं था, लेकिन ये तो बताओ कौन सा टीका लगवाने जा रहे हो तुम? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर जनरली सवाल में कुछ मेंशन नहीं होगा ना, तो आप जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एज्यूम करोगे। सही है। अच्छा अब वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। लेट से आपने एक कंपनी में ईयर नंबर 0 पर 100 रुपये इन्वेस्ट करे, या कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक बैंक में 100 रुपये इन्वेस्ट करे। सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एग्जांपल देखिएगा, और मैं बोलता हूँ कि 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करें, और 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो ये 100 रुपये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और 2 सालों के लिए करता हूँ, तो ये 100 रुपये 2 सालों बाद कितने हो जाएंगे? $121 हो जाएंगे ना। इसका मतलब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू थी और आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी। जब आप प्रेजेंट वैल्यू दी हुई और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो ना, तो इस प्रोसेस को आप कंपाउंडिंग कहते हो। ठीक है। जरा मुझे 2 मिनट देना यार, कोई आया है। मुझे 2 मिनट देना, तुम लोग यहाँ तक कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आया। सही है भाई। अच्छा देखो, सवाल में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा ना, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे, और उसका ये मतलब है कि हमारे जो 100 रुपये हैं वो, हमने अगर 10% पर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करें, तो 2 साल बाद वो 121 हो जाएंगे। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। 121 कैसे आया? कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्किंग देखो। देखो आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है ना। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाली है। फॉर्मूला यूज किया है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। एस इज इक्वल्स टू पी 100 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 +
10% की पावर 2, ये 121 आ जाएगा। ठीक है, सही है। 2 सालों बाद हमारे पास 121 रुपए होंगे। अच्छा, कभी कभार कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड फॉर्मूला S इज इक्वल टू, हाँ सर सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेटर पे कैसे करना है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। नहीं 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 नहीं, आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू जो है ना वो कुछ गलत पुट करी होगी। तसल्ली से, ठंडे दिल से, आराम से, कभी फुर्सत निकाल कर करना, हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर 121 दिया हुआ हो और पूछा जाए कि तुमने कितने जमा करे होंगे कि वो 121 बन गए, यानी कि उल्टा सवाल हो, तो क्या हम ये ढूंढ सकते हैं? इस केस में आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, और उस फ्यूचर वैल्यू से आपने क्या ढूंढना है? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। लिख लिख के आराम से करना, फॉर्मूले के बगैर, कैलकुलेटर के बगैर, फिर देखना आंसर सही आएगा। चलो, अगर ऐसा हो तो जो अब कंडीशन मैंने आपको दी, अब क्या करेंगे? अब दोबारा से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ उसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर देंगे। यानी कि अगर देखो ना, ये p से 1 प्लस आई पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं ना, p इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। p इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। इस केस में हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी, और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, ये प्रोसेस कहलाता है डिस्काउंटिंग। सही है। और अब आप इसको यूं सॉल्व करोगे, p इज इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, यानी कि ये बन जाएगा 100। ये आप चेक भी कर सकते हो, आप कैलकुलेट करना, तो इतना ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन में बाद में दूंगा, पहले तो भाई आराम से इसको देख लो।
कर लिया भाई? हाँ, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर किसी सवाल में कुछ नहीं लिखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करेंगे हम। अरे भाई, जो पढ़ा है बस उतने पे रही रहो। सिंपल इंटरेस्ट को इतनी लिफ्ट ना कराओ। कुछ नहीं लिखा हुआ होगा ना तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करेंगे। सही है। सही है भाई, हो गया। कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अच्छे से देख लो। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला समझ में आ गया? P is equals to S divided by 1 plus I की पावर n। P is equals to S divided by 1 plus I की पावर n। ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है। सही है ना? चलो जी। चलिए, अब लेट से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। यह नंबर 1 पर 100 रुपए है। 10% का रेट है हमेशा हर सवाल में। सही है। ईयर 1 पर 100 रुपए है, इसको 0 पे लेकर आओ। एक यानी कि 1 साल की डिस्काउंटिंग। अच्छा, अगर यह नंबर 2 पर 100 रुपए हो, इसको 0 पे लेकर आओ, यानी कि 2 सालों की डिस्काउंटिंग करो। अच्छा, यह नंबर 3 पर 100 रुपए हो, इसको 0 पे लेकर आओ, यानी कि 3 सालों की डिस्काउंटिंग करो। ठीक है, ये करो जरा, 2 मिनट देता हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? ईयर 1 पर जो 100 रुपए है वो अगर 0 पे लेकर आने हैं, यानी कि 1 साल की डिस्काउंटिंग करनी है, तो P
इज इक्वल्स टू एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। कितना आएगा? 2 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो। 90.9। अच्छा, अगला P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। कितना आएगा? 82.64। अच्छा, फिर अगला P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। कितना आएगा? $75.13। अब एक काम करो कि इन तीनों को जरा ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो जरा। 90.9, 82.64 और 75.13, इन तीनों को ऐड करो। $248.67। सही है? ये आया समझ में? तीनों को ऐड क्यों किया? बस ऐसे ही मैंने करवाया। इंडिविजुअली तो आपको समझ में आ गया ना कि अलग अलग वैल्यूज क्या बनेंगी। अगर सवाल ये बोलता है कि ईयर 1 पर 100 रुपये हैं, ईयर 2 पर 100 रुपये और ईयर 3 पर 100 रुपये हैं, इन तीनों की डिस्काउंटिंग करो और इनको ऐड करो, तो हम यही करेंगे ना जो यहाँ पर मैंने करा। क्लियर है? कोई मसला? बस वो तीनों की एडिशन है। अच्छा, अब अगर देखो ये सवाल दूसरी तरह से आए तो इसका यूं स्ट्रक्चर भी बन सकता है कि ये नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर और ये नंबर 3 पर, तीनों जगह पर 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये हैं। आप इन तीनों को ऐड कर कर यह नंबर 0 पर लेकर आओ। एक ही बात हो गई ना? बात समझ में आ रही है? अगर लिखा हुआ हो कि ईयर 1 पर 100 रुपये हैं, ईयर 2 पर 100 रुपये हैं और ईयर 3 पर 100 रुपये हैं, ईयर 1 पर 100 रुपये हैं, ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये हैं और ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये हैं, आप इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर और इनको ऐड करो। और लेट से सवाल वही बोल दे कि 10% का रेट है, सवाल बोलिए कि 10% का रेट है और सवाल बोलिए कि ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर जो 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये हैं, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर इनको ऐड कर दो। तो यही करोगे ना जो आपने किया है? 248.67 आंसर आएगा।
अच्छा, अब इस सवाल में दो खास चीजें हैं, और जब दो खास चीजें होंगी, जिन दो खास चीजों की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस सवाल में दो खास चीजें, वो दो खास चीजें होंगी ना अगर, तो आप एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। वो दो खास चीजें क्या है? पहली खास चीज जो है वो ये है कि आपके पास हर साल सेम अमाउंट है। आपके पास हर साल सेम अमाउंट है, यानी कि देखो यहां पर भी 100 रुपए है सेम, यहां पर भी और यहां पर भी आपके पास हर साल सेम अमाउंट है ना? हर साल आपके पास सेम अमाउंट है। ये पहली खास चीज अपने पास लिख लो कि दो खास चीजें होंगी ना, तो सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी होगा। पहली चीज क्या है कि हर साल अमाउंट जो हो वो सेम हो, एक ही जितना हो। यहाँ पर आपके पास पहले दूसरे तीसरे तीनों साल अमाउंट जो है ना वो सेम है, एक ही जितना है। सही है। दूसरी चीज, हर अमाउंट के बीच में एक ही जितना गैप है, यानी कि देखो एक साल गुजरा फिर 100 रुपए, फिर एक साल गुजरा फिर 100 रुपए, फिर एक साल गुजरा फिर 100 रुपए। तो दो खास चीजें क्या हैं? दो खास चीजें हैं कि सेम अमाउंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 है फिर 120 है फिर 110 है, बल्कि 100 100 100 सेम अमाउंट है। और सेम गैप, दो अमाउंट्स के बीच में जो गैप है वो कितना है? एक ही जितना है। एक साल गुजरा फिर 100 रुपए, फिर एक साल गुजरा फिर 100 रुपए। बात क्लियर है? अगर ये दो खास बातें मौजूद होंगी तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I⁻⁻n अपॉन I, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लिखो जरा इस फॉर्मूले को, फिर अप्लाई कैसे करना है बताता हूँ। R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I⁻⁻n अपॉन I कब यूज होगा? जब अमाउंट एक जितनी हो और गैप भी एक जितना हो। अब वो गैप यहाँ पर एक एक साल है, फिर दो दो साल भी हो सकता है, XYZ। ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज होगा। R वो अमाउंट हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% रेट हो गया, और पावर -3, जितनी अमाउंट्स है ना, 3 है ना अमाउंट, तो पावर 3 अपॉन 10%। करो इसको सॉल्व। देखो इससे भी आपका आंसर जो है वो 248.67 ही आ रहा होगा। इससे भी जो आपका आंसर है वो 248.67 ही आ रहा होगा, सेम आंसर आ रहा होगा। बेटा आर जो, देखो हर चीज का सिंबल होता है ना, यहाँ पर हम एस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एस एक इंडिविजुअल सिंगल अमाउंट को कहा जाता है, आर रिकरिंग अमाउंट है।
यानी कि आर से हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक ऐसी अमाउंट है जो हर साल थी, है ना? हर साल है ना ये अमाउंट। ठीक हो गया। सही भाई, ओके हो गया। गौर से देखो, देखो 10% से डिवाइड हो रहा है। सही है, ये स्पेशल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बल्कि तब अप्लाई होगा जब ऊपर गई दी गई जो कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशंस मौजूद हों। सही है, दोनों कंडीशंस मौजूद होंगी फिर ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर आर जो है ना वो इस फॉर्मूले में जो आर है, देखो आर हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था वो तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में बताया था। यहाँ पर आर जो होगा ना वो साल वाली अमाउंट होगी, जो हर साल की इक्वल अमाउंट है ना उसको हम आर कहेंगे। इस फॉर्मूले में आर जो होगा, जो हर साल की इक्वल अमाउंट है उसको हम आर कहेंगे। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है यार। 0.01 क्या होता है आजकल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से लेट से ये नंबर 0, ये नंबर 1, ये नंबर 0, ये नंबर 1, बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, एक ही डायग्राम बना देता हूँ। 1, 2, 3, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, और 10% का रेट है। देखो लेट से मुझे जितने भी 100 100 रुपये है ना, मेरी तो सुनते नहीं हैं आप। अच्छा, क्या बोला आपने? रिपीट कर दें? क्या रिपीट कर दूं भाई? बताओ, क्या रिपीट करना है? बताओ बताओ, क्या रिपीट करना है? ये पूरा सॉल्व हुआ है ना आपके सामने बेटा, मुझे बताओ क्या रिपीट करना है। बताओ बताओ, पी वाला फॉर्मूला। देखो P इज इक्वल्स टू आर। आर जो होगा वो वाली अमाउंट होगी जो हर साल है। यहाँ पर हर साल 100 रुपये, 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 100 रुपये हैं। तो आर जो है वो 100 हो जाएगा। आई इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी, और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। ठीक है।
रिकॉर्डिंग तो यार मैं रोज उसको बोलता हूँ कि वो क्लास के फौरन बात कर दे। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दें, स्क्रॉल कर दें। ये लो, ये मैंने स्क्रॉल किए दिया। ये लो, स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करा और वापस यहाँ आ गया। ये तो बताओ स्क्रॉल अप करना है या स्क्रॉल डाउन? अच्छा ऐसे बोलो ना, स्क्रॉल डाउन, यहाँ जाऊं? ये लो। नहीं कोई मसला नहीं है, वैसे मजाक कर रहा था। चलो भाई आगे आगे बढ़े। अच्छा चलो यार आगे चलते हैं, सही है। अच्छा देखो भाई, अगली चीज हम ये करते हैं कि हमारे पास ये नंबर 1, 2 और 3 पर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए हैं, और मुझे इन सबको जो है ना वो 3 पे लेकर आना है। पहले मुझे सबको कहाँ लेकर जाना था? 0 पर। ऊपर वाली एग्जाम्पल में मुझे सारी वैल्यूज को 0 पे लेकर जाना था, देयरफॉर मैं कर रहा था डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग कर रहा था। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, अब मैं यहाँ आपको ये बोलता हूँ कि आप सबको 3 पे लेकर आओ, यानी कि आप करो कंपाउंडिंग। ठीक है, फ्यूचर में लेकर आना है ना, यानी कि ये जो पहले वाले 100 रुपए हैं, ये ईयर 1 से ईयर नंबर 3 पर आएंगे। ये दूसरे वाले जो 100 रुपए हैं, ये भी 3 पर आएंगे। और ये 100 रुपए तो हैं ही 3 पर पहले से ही। तो अब बताओ क्या करें? चलो अब देखो, पहले वाले जो 100 रुपए हैं ना, इसको 1 से 3 पर लेकर आना है। अगर मुझे 1 से किसी अमाउंट को 3 पर लेकर आना है ना, तो मुझे उसको 1 से 2 1 साल और 2 से 3 2 साल, 2 साल आगे लेकर जाना है ना? बताओ क्या करें? करो जरा सॉल्व। बताओ जरा। चलिए, पहले वाले 100 रुपए एस इज इक्वल्स टू P1 + I⁻n, तो ये हो जाएगा हमारा 133.1। दूसरे वाले 100 रुपए
एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n, तो ये हो जाएगा 110 रुपये। और तीसरा वाला एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n, तो ये रहेगा 100 रुपये, क्योंकि ये आगे ही नहीं गया। तो ये हो जाएगा हमारा 343.1। चेक करो सब। क्या 133.1 ही है? 121 है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, ये 121 है ना। तो टोटल कितना आता है? 331। समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? बताओ बेटा, क्या समझ नहीं आया? ईयर 1 पर जो वैल्यू थी उसको 3 पे लेकर आया, यानी कि कंपाउंडिंग। ईयर 2 वाली वैल्यू को भी 3 पे लेकर आया, यानी कि 1 साल आगे कंपाउंडिंग। और ईयर 3 वाली वैल्यू तो थी ही ईयर नंबर 3 पर। चलो मैं चैट देख रहा हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ। अगेन एक्सप्लेन कर दें? क्या चीज़ अगेन एक्सप्लेन करूँ, बताओ ना। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को एज सच मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं बस वही फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर। हाँ, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा वो एक सेपरेट चीज़ है, वो अभी हम जब सवाल जवाब देखेंगे तब कर लेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त आपको आगे पीछे हिलाने जो है वो सिखाया जा रहा है ना, कि अब अगर अमाउंट ईयर 1 पर है तो 3 पर कैसे आएगी, 3 पर है तो 0 पर कैसे लेकर आएंगे। अच्छा देखो बेटा, सारी अमाउंट्स को ईयर 3 पर लेकर आना था ना, सारी की सारी अमाउंट्स को ईयर नंबर 3 पर लेकर आना था। देखो, जो चीज़ ईयर नंबर 1 पर है, जो चीज़ ईयर नंबर 1 पर है उसको अगर 3 पे लेकर आना है, यानी कि उसको 1 से 2 1 साल, और 2 से 3 एक और साल, यानी कि 2 साल आगे लेकर आना है ना। जो अमाउंट ईयर नंबर 1 पर है उसको अगर मुझे 3 पर लेकर आना है तो 1 से 2 1 साल, और 2 से 3 2 साल, 2 साल आगे लेकर जाना है ना बेटा। ठीक है। और जो अमाउंट ईयर नंबर 2 पर है, अगर कोई चीज 2 से 3 पर जाएगी तो 1 साल आगे लेकर जानी है। और अगर एक अमाउंट है ही ईयर नंबर 3 पर, तो उसको 3 पर ही लेकर जाना है, तो वो 0 साल आगे जाएगी। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही तो यूज किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो था फ्यूचर वैल्यू निकालने का वो था एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। वही फॉर्मूला यूज किया ना हमने। 3 की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे बेटा। 3, ईयर नंबर 3 पे जो 100 रुपए हैं उसको ईयर नंबर 3 पे लेकर जाना है। तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें उस कुर्सी पर ही बैठना है, तो तुम्हें कितना हिलना पड़ेगा? तुम जहां हो तुम्हें वहीं पे बैठना है, तो तुम्हें आगे पीछे तो नहीं जाना पड़ेगा ना। इसीलिए तुम देखो कि मैंने उसके लिए
पावर 0 यूज किया है, ठीक है, पावर 0 यूज किया है। ठीक है, से पहले ईयर क्या 2, फिर ईयर 1 और फिर ईयर 3 क्यों यह है लाइन से क्यों नहीं? सर आप रिवर्स चलेंगे, हम सब समझे, आप फॉरवर्ड जाएंगे। बेटा देखो, हमें ये ईयर नंबर 1 पर अमाउंट है ना, ये ईयर नंबर 1 वाली अमाउंट को हमें ईयर 3 पर पहुंचाना है ना? तो अगर मुझे ईयर नंबर 1 वाली अमाउंट को ईयर नंबर 3 पर पहुंचाना है तो इसका मतलब कि इसको 2 साल आगे लेकर जाना है ना? तो देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये ए है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईयर नंबर 1 वाले जो 100 रुपए हैं उसको मैं ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 3 पर लेकर गया हूँ, ठीक है। फिर ये बी है, ये वाली वैल्यू, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ईयर नंबर 2 वाली जो अमाउंट है उसको 3 पे लेकर गया हूँ, तो 1 साल आगे लेकर गया हूँ। और ये ईयर नंबर 3 वाली वैल्यू है, इसको इधर ही रहने देना है। तो ये आपके पास सी की वर्किंग है, तीसरी वर्किंग है, सही है। तो जो 3 वाली अमाउंट है वो तो 3 पर ही है ना, मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया। 1 वाली अमाउंट जो है वो ए से लिख दी, पावर 2 इसलिए आ रही है क्योंकि 2 साल आगे लेकर जाना है। कोई चीज अगर ईयर नंबर 1 पर है और ईयर 3 पर लेकर जानी है तो 1 से 2 1 साल और फिर 2 से 3 एक और साल। कोई चीज 2 पर है, उसको 2 से 3 पे लेकर जाना है तो 2 से 3 तो एक ही साल होता है। और कोई चीज अगर है ही 3 पर और उसको 3 पर लेकर जाना है तो वो तो पावर 0 होगी, उसको आगे लेकर ही नहीं जाना, वो तो जहां है वहीं रहेगी। फटा कॉम्प्लीट पर से जा रहा है, सब्र कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई मुश्किल की बात नहीं है, सही है, सही है भाई, कोई मसला। अब देखो अगेन यहाँ पर हमने 3 वर्किंग्स करी है ना, हमने यहाँ पर कितनी वर्किंग्स करी हैं? 3। आप इन तीनों को एक साथ भी कर सकते हो। अब आप इन तीनों को एक साथ कैसे करोगे? आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, S इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I पावर N माइनस 1 अपॉन I। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब 2 कंडीशंस मौजूद हो। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब 2 कंडीशंस मौजूद हो। कौन सी 2 कंडीशंस है? कौन सी 2 कंडीशंस पढ़ी हुई है हमने? कि हर साल की अमाउंट सेम हो और हर साल की अमाउंट के बीच में सेम गैप हो। तो यहाँ पर भी हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए सेम अमाउंट है ना? हर साल सेम अमाउंट है और हर अमाउंट के बीच में सेम गैप है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा? एस इज इक्वल्स टू आर यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%। सही है, सॉल्व करो जरा इसको।
देखो ये भी 331 आ रहा होगा, लेकिन अगेन ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हर साल की अमाउंट सेम हो, हर साल की अमाउंट सेम हो और हर अमाउंट के बीच में सेम गैप हो। चलो जी, अब बताओ जरा क्या मसले मसाइल हैं आपकी जिंदगी में। जो पहले बताया वो डिस्काउंटिंग के लिए थे और ये वाला कम, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो हमने किया था इससे मिलता जुलता फॉर्मूला, वो कब यूज होगा? वो तब यूज होगा जब हमें कंपाउंडिंग करनी हो, सॉरी डिस्काउंटिंग करनी हो, पहले वाला। और ये वाला तब यूज होगा जब हमें कंपाउंडिंग करनी हो। ठीक है भाई। मसला ही मसला है सर, क्या बताएं आपको, हमारी अंग्रेजी का मसला है। आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से। मुझे बताओ क्या चीज समझ नहीं आई? मेरे ख्याल में तो बड़ा आसान आज हमने पढ़ा है सब, है ना? ये टॉपिक जो है ना वो आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। ठीक है, ये आपके आगे कैफ वगैरह में भी आता है, इवन स्टैट्स मैथ्स हर जगह का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। सही है। तो खैर मुझे बताओ अब कहाँ मसला आ रहा है? मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आ रहा होगा, लेकिन सर हमें, अरे वो तो हम सब यहाँ सब देखेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं कि अच्छा ये यूं होता है, ये यूं होता है, अप्लाई कैसे करना है, सवाल कैसे आएंगे, क्या सिनेरियो होगा, कौन से सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वो तो एक बात अपनी जगह है, लेकिन फिल वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूले क्या है ना। ठीक है। कितने मार्क्स एंड क्वेश्चंस? ये आपके पेपर में 20 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में 15-20 मार्क्स आ सकते हैं। सही है ना? 15-20 मार्क्स इस चैप्टर से आपके पेपर में आ सकते हैं। हाँ 5 और 6 के। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब देखो, ये वाला चैप्टर जो है ना, इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो तकरीबन तकरीबन लाइव क्लासेस तो हमारी चल रही होंगी, इसके अलावा तकरीबन मैं 70 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा। ठीक है। अब ये टॉपिक वो है कि जो आपने मेरे साथ साथ करना है, वरना बाद में नहीं हो पाएगा। अच्छा, पोर्टल पर तो मेरे ख्याल में मैंने इस टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 घंटे की रिकॉर्डिंग देता हूँ, और ये हमें करनी पड़ेगी। बस समझ लो कि ये टॉपिक जिसने कर लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला। मतलब कि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है।
किसी भी तरह से इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो मैं ग्रुप में अभी ये भेजता हूँ। है 1 2 3 कहाँ करना है? 1 2 3 तो हो गया, वो तो जब हम छोटे थे तब हमने किया था। अब तो बस तुम्हारी जिंदगी में तुम हो और तुम्हारी फाइनेंशियल मैथ्स है, इससे मोहब्बत कर लो, इसके साथ रहना सीखो, खाना पीना, जीना मरना, सोना जागना, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली मोहब्बत है, सही है। फाइनेंशियल मैथ से तुम प्यार कर लो, ठीक है, और इसको अपने साथ रखो। किताबों में फाइनेंशियल मैथ्स लिखी हुई है, उसके साथ सोना, खाना खाओ तो यूट्यूब पर देखना, ठीक है। वो जो चैप्टर नंबर 1 2 3 था वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। चैप्टर नंबर 1 2 3 से भी पेपर आएगा, लेकिन ये चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है ना, इतना चैप्टर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये जितना मुश्किल है इतना मुश्किल कोई भी नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो आज का जो टारगेट दे रहा हूँ ना, हर ट्यूसडे को अगर मैं आपको 10 घंटे के लेक्चर देता हूँ ना, तो फिर भी आपको 7 हफ्ते चाहिए, है ना। अगर मैं आपको लेट से आज 28 फरवरी है, अगर मैं 28 फरवरी वाले दिन आप लोगों को फाइनेंशियल मैथ्स के 10 घंटे के लेक्चर देता हूँ, और इसी तरह से हर हफ्ते देता हूँ, तो 7 हफ्ते लगेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर कर आओगे ना, तो आपको बहुत मसला होगा। अब देखो, जिस तरह से मैं देख रहा था कि आज आप लोगों की बिल्कुल ही एक ही क्लास है ना, 1 या 2 क्लासेस ही हैं, वो भी 3:30 बजे हैं, है ना। 3 बजे है ना, और फिर 5 बजे या 6 बजे, कितने, 6 7 बजे ऑफ भी है, 6 7 बजे ऑफ है। हाँ, तो एक काम करो कि अभी अगर लेट से आप 11:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक 3 घंटे फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ लेते हो, और फिर आप शाम को जो है वो 7:30 से लेकर और 10:30, यानी कि आज आप लोगों के पास टाइम है ना, तो आप लोग कोशिश करो कि 6 घंटे के लेक्चर्स जो है ना वो देख लो, ठीक है। बाकी जो है वो फिर 10:30 बजे के बाद जो है वो सारे काम करते रहना, जो भी आपकी ज़िंदगी के नॉर्मल काम है। सोते तो नहीं हो ना अब? सोना छोड़ दिया ना अब? कुछ बनना है तो सोना तो छोड़ना पड़ेगा ना। खैर चलो, 6 घंटे नहीं तो चलो एक काम करो कि आप लोग 4 घंटे तो पढ़ लो। चलो 4 नहीं तो 3 घंटे तो पढ़ लो, 3 घंटे तो कर सकते हो ना। अब ये नहीं कहना कि 3 घंटे भी हमें नहीं पढ़ना, अम्मा ने पकोड़े बनवाने, ठीक है। तो 3 घंटे तो एटलीस्ट आज निकालो फाइनेंशियल मैथ्स के लिए। मैं आपको 70 लेक्चर्स देता हूँ, इसमें से शुरू के जहाँ पर 3 घंटे पूरे हो रहे हो ना, वहां तक के देख लो, ठीक है ना। फिर इसी तरह से कल 1 2 घंटे देख लेना, परसों 1 2 घंटे देख लेना। फ्राइडे वाले दिन कोशिश ये करना कि मेरी क्लास अगर 11 से 1 होती है, और फिर सर नासिर की 9 से, मेरे ख्याल में कितने, 9 से 11 होती है, तो फ्राइडे को जो है वो आप जो है वो थर्सडे की पूरी रात जाग लेना, ताकि फ्राइडे की क्लास से पहले जो है ना आपने 10 15 घंटे के लेक्चर्स देखे हुए हों, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मैं होमवर्क तो देता नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा काम आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, तो आपका ख्याल रखते हुए जो है ना आपको आधा घंटा पहले ऑफ दे देता हूँ। लेकिन आप लोग बैठ कर और ये कवरेज कर लो, बस ये चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर जिसको हो गया ना, ये जिसने कर लिया,
अगला पूरा महीना शायद हम, या महीने से भी ज्यादा, यानी कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, ठीक है, यही चैप्टर करते रहेंगे। फिर मई में या जून में हम जो है वो बचा हुआ काम कर लेंगे। लेकिन बस ये 2 महीने आप फाइनेंशियल मैथ जो है ना, 2 महीने में आप जो है ना वो तकरीबन 150 घंटे निकाल लो। 70 घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए, बाकी 70-80 घंटे लाइव क्लासेस लेने के लिए और कॉपी करने के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बन जाएगी। सही है, हो जाएगा यार। मार्च और अप्रैल में क्या मसला है, मतलब आप अभी शुरू तो करो। चलो देखते हैं ना, शुरू तो करो। आज पहला दिन है ना, आज आप एटलीस्ट 4-5 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे लगाओ, तो लेट्स सी के क्या बनाते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसी भी मसले की बात नहीं है। बस ये एक चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आपने कर लिया ना, आपका पेपर निकल जाता है। ठीक है, निकल जाएगा आपका पेपर, लेकिन वक्त पर करना है। सही है। तो अब आप इसको करो, मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, और फिर फ्राइडे को मजीद बात करते हैं। ठीक है, हर लेक्चर को 4-4, 3-3, 2-2 बार देखना। हर लेक्चर को 3-3, 4-4, 2-2 बार देखना जरूर। सही है, चलो अल्लाह हाफिज। जाओ भाई, तुम टीका लगवा कर आ जाओ। कुछ बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना यार। बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपने। सही है, चलो अल्लाह हाफिज। ग्रुप पर बात करते हैं, ग्रुप पर बात करते हैं, ग्रुप पर मैं बात करता हूँ आप लोगों से।